हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत परिसंचरण तंत्र के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी। रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम हार्वे के द्वारा। रक्त परिसंचरण तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। वे 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है हृदय, दूसरा रुधिर और तीसरा रुधिर वाहिनियाँ। अब आइए चलते आगे पढ़ते हैं। मानव हृदय छाती के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। पेशीय ऊतकों का बना यह अंग एक आवरण द्वारा घिरा होता है। यह किसके बारे में बात की जा रही? तो यह हृदय के बारे में बात की जा रही है, जिसे हृदय आवरण कहते हैं। अर्थात हृदय जिस आवरण से घिरा रहता वह हृदय आवरण कहलाता है। इसमें पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है जो हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। अर्थात जो बाहर से हृदय को चोट लगता है उससे वह रक्षा करता है। कौन? तो हृदय आवरण, जो कि पेरिकार्डियल द्रव से भरा होता है। अब आइए चलते आगे पढ़ते हैं। हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होते हैं। 2 ऊपरी कक्षों में दायां तथा बायां अलिंद कहलाते हैं, जबकि 2 निचले कक्षों को दायां तथा बायां निलय कहते हैं। अब आइए चलते आगे पढ़ते हैं। एक सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। सामान्यतया मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय में एक स्पंदन अर्थात बीट्स की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन अर्थात बीट की समाप्ति तक एक हृदय चक्र होता है। तो याद रखेंगे, हृदय में एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक को ही एक हृदय चक्र कहते हैं। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना है। हृदय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर में विभिन्न भागों को जाता है तथा वहां से शिरा के द्वारा वापस आता है। आगे है शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय में आता है। हृदय इस रक्त को धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाता है। शरीर के विभिन्न भागों द्वारा रक्त में मिला ऑक्सीजन प्रयुक्त हो जाता है और अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित रक्त शिराओं द्वारा फिर से हृदय की ओर आता है। हृदय इस रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पुनः फेफड़ों में भेजता है। इस प्रकार यह चक्र निरंतर चलता रहता है। अब आगे है रक्त अर्थात ब्लड के बारे में। अर्थात परिसंचरण का दूसरा भाग को अब पढ़ेंगे। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। आप लोग जानते होंगे कि पीएच स्केल पर 7 से अधिक रहने पर वह क्षारीय और 7 से कम रहने पर अम्लीय होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका पीएच मान 7.4 है, अर्थात 7 से अधिक है, इसलिए यह क्षारीय है। और जिसका मान 7 होगा वह उदासीन होगा। अब आइए चलते आगे पढ़ते हैं। वयस्क मनुष्य में सामान्यतः 5 से 6 लीटर रक्त होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में लगभग 1 लीटर रक्त
कम होता है। रक्त के दो प्रमुख भाग होते हैं, कौन कौन से? तो पहला है प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिकाएं, जिसे रुधिराणु भी कहते हैं। कुल रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा तथा शेष 45% भाग रुधिराणु अर्थात रक्त कणिकाएं होती है। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो पहला है लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा श्वेत रुधिराणु या कणिकाएं और तीसरा प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में लगभग 91 से 92% जल तथा शेष 8 से 9% भाग में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। लाल रुधिराणु केवल कशेरुकियों के रुधिर में पाए जाते हैं और कुल रुधिर का लगभग 40% भाग बनाते हैं। रुधिराणु का लगभग 90% भाग लाल रुधिराणु होते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हीम नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है, जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य श्वेत रंग कणिकाओं का है, अर्थात WBC का। इन्हें वीर सिपाही या सैनिक की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। किसे? तो WBC को, अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं। अब है प्लेटलेट्स का प्रमुख योगदान रक्त का थक्का बनाने में होता है। एक समान मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। वहीं स्त्रियों में इसकी मात्रा कुछ कम होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं अर्थात WBC लगभग 5000 से 11000 प्रति घन मीटर रक्त होती है। इसमें सर्वाधिक संख्या में न्यूट्रोफिल्स कुल WBC का 60 से 70% तथा सबसे कम बेसोफिल्स होती है। आकार में सबसे बड़ी WBC मोनोसाइटस है। प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीलीटर रक्त होता है। अब आइए चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मोबाइल को रोटेट कर लें। यहाँ आप देख सकते हैं मानव शरीर में रक्त प्रवाह का आरेखीय निरूपण। अब आइए चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर इसे आराम से देख सकते हैं। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में विकसित होते हैं। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। तिल्ली या पीलिया पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है। श्वेत रक्त कणिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? तो पहला है कणिकामय तथा दूसरा कणिका विहीन। एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स तथा न्यूट्रोफिल्स कणिकामय श्वेत रुधिराणु हैं, जबकि लिम्फोसाइट्स तथा मोनोसाइट्स कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु हैं। लिम्फोसाइट्स का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि, अस्थि मज्जा तथा थाइमस ग्रंथि आदि में होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति ल्यूकेमिया कहलाती है। इसे रक्त कैंसर भी कहते हैं। रक्त ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। याद रखेंगे कि रक्त ग्लूकोज स्तर को किस में व्यक्त किया जाता? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। रक्त ग्लूकोज के नियमन के लिए
अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। इस हार्मोन की कमी के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, जिससे मधुमेह अर्थात डायबिटीज रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अब आगे है मानव रुधिर, जिसमें आपको बतलाया गया है कि इसे दो भागों में बांटा गया, एक प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। अर्थात मानव रुधिर में दो प्रकार के तत्व हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। प्लाज्मा में 91% जल, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं, जबकि रुधिराणु में प्लेटलेट्स, लाल रुधिराणु और श्वेत रुधिराणु पाए जाते हैं। अब आगे है श्वेत रुधिराणु को भी दो भागों में बांटा गया है, पहला कनिकामय श्वेत रुधिराणु और दूसरा कनिका विहीन श्वेत रुधिराणु, जिसे आपने विस्तार से पीछे पढ़ लिया है। अब आइए चलते हैं आगे पढ़ते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ मानव का रक्तदाब बढ़ जाता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्तदाब की दो अवस्थाएं होती है, पहले को प्रकुंचन दाब तथा दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 मिलीलीटर Hg यहाँ मरकरी हुआ तथा प्रसारण दाब 80 मिलीलीटर Hg होता है। रक्तदाब को डॉक्टर सिफगमो मैनोमीटर यंत्र द्वारा मापता है। 1900 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के जीव वैज्ञानिक एवं चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूहों अर्थात ए, बी, AB तथा O की खोज की थी। तो याद रखेंगे कि रक्त समूह की खोज किसने की? तो लैंडस्टीनर ने। यह कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक एवं चिकित्सक थे। अब आगे है, बाद में लैंडस्टीनर एवं वीनर द्वारा रिसस बंदर के रक्त में RH फैक्टर की खोज की गई थी। लाल रक्त कणों में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त में विभिन्नता पाई जाती है, जिसे एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, पहला एंटीजन A तथा दूसरा एंटीजन B। एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसे एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, पहला एंटीबॉडी A तथा दूसरा एंटीबॉडी B। रुधिर वर्ग A में एंटीजन A व एंटीबॉडी B उपस्थित होता है, जबकि रुधिर वर्ग B में एंटीजन B व एंटीबॉडी A उपस्थित होता है। रुधिर वर्ग AB में एंटीजन A व B दोनों उपस्थित होते हैं, परंतु एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, जबकि रुधिर वर्ग O में एंटीजन अनुपस्थित परंतु एंटीबॉडी A व B दोनों उपस्थित होते हैं। रुधिर वर्ग AB को सर्वग्राही अर्थात सबसे लेने वाला अर्थात सर्व मतलब सभी से, ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला, तथा रुधिर वर्ग O को सर्वदाता, सर्व मतलब सभी और दाता मतलब देने वाला कहा जाता है। किसी शरीर में बाहर से रक्त चढ़ाने में रक्त समूह का विशेष महत्व होता है, जिससे निम्न चार्ट के अनुसार चढ़ाया जा सकता है। अर्थात रक्तदाता यदि A है तो वो रक्त किसे दे सकता? तो A को और AB को। वहीं
रक्तदाता यदि बी हो तो वह केवल बी को दे सकता और ए बी को। यदि रक्तदाता ए बी हो तो वह केवल ए बी को ही रक्त दे सकता है, और यदि रक्तदाता ओ ग्रुप का हो तो वह किसी को भी अर्थात ग्रुप ए वाले, ग्रुप बी वाले, ग्रुप ए बी वाला या फिर ग्रुप ओ वाले मरीज को अपना रक्त दे सकता है। अब आगे है, बर्नस्टीन के अनुसार ए बी ओ रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवांशिक लक्षण है। जनक अर्थात माता पिता के रुधिर वर्ग का उनके संतानों में प्रकटन निम्न चार्ट के अनुसार होता है। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहला है माता पिता के रुधिर वर्ग। यदि माता व पिता दोनों ओ ग्रुप वाले रक्त समूह के वर्ग से हो तो संभव है कि उनकी संतान ओ ग्रुप वाला ही होगा, जबकि ए बी और ए बी कभी भी नहीं हो सकता। अब यदि किसी के माता पिता ओ और ए ग्रुप के हो या फिर दोनों ही ए ग्रुप के हो तो उनकी संतान या तो ओ होगी या फिर ग्रुप ए की होगी। अब आगे है, यदि किसी माता पिता का रक्त समूह ओ और बी हो या फिर दोनों का बी हो तो उनकी संतान ओ या फिर बी होगी। अगला है, यदि किसी माता पिता के रक्त समूह ए रहे या फिर बी रहे, ये भी हो सकता है कि माता ए और पिता बी या फिर पिता ए माता बी रहे तो उनके पुत्र या पुत्री की रक्त का ग्रुप ओ, ए, बी या ए बी चारों में से कोई हो सकता है। और आगे भी ऐसा ही है, अगर किसी माता पिता का रक्त समूह ओ रहे या फिर ए बी रहे तो उसकी संतानें का रक्त समूह ए या फिर बी होगा। और यदि किसी माता पिता का रक्त समूह ए या ए बी, बी या ए बी या ए बी रहे तो उनका रक्त समूह ए, बी या ए बी तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? तो इसका सही उत्तर है 72 बार। एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार धड़कती है। वृद्धों में यह कम जबकि बच्चों में यह सबसे ज़्यादा होती है। हमारा हृदय प्रति मिनट 5 से 6 लीटर रुधिर पंप करता है। हृदय में एक स्पंदन अर्थात बीट की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन अर्थात बीट की समाप्ति तक एक हृदय चक्र होता है। अब दूसरा प्रश्न है, हृदय कब आराम करता है? तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात 2 धड़कनों के बीच। हृदय एक मांसल तंत्र है। सामान्यतया यह वयस्क मनुष्य में 72 से 75 बार प्रति मिनट धड़कता है। हृदय 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। 2 संकुचनों के बीच का काल विश्राम अथवा शिथिलन काल कहलाता है। इसमें संकुचन के दौरान आगे बढ़ा हुआ रक्त जब धमनियों के रिक्त स्थान में प्रवेश पाता है तब धमनी की दीवार और रक्त में संघर्ष होता है और रक्त का दबाव बढ़ जाता है। अतः हृदय के 2 संकुचनों के बीच धमनियों में जो रक्त भार रहता है उसे विश्रामकालीन रक्तचाप कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर है टांगों में दर्द, सीने में दर्द हो, पसीना एवं जी मचलाना, बाह में दर्द तथा
झंझनाहट इत्यादि लक्षण हृदयघात या हृदय रोग से संबंधित है, जबकि टांगों में दर्द होना हृदयघात से संबंधित नहीं है। मोटापा, उच्च तनाव, धूम्रपान, स्थानबद्ध जीवन शैली, वसायुक्त आहार इत्यादि इस रोग के प्रमुख कारण होते हैं, जिसके उपचार हेतु रुधिर स्कंदन रोधी औषधियों का उपयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हृदयघात के सटीक लक्षण है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात जी मचलाना, दूसरा तेज पसीना आना और तीसरा सीने में तेज दर्द। अब अगला प्रश्न है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 4। मानव हृदय छाती के मध्य में थोड़ी सी बाईं ओर स्थित होता है। यह एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। एक सामान्य मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्षों को दायां तथा बायां अलिंद या एट्रियम, कभी कभी इसे ऑरिकल भी कहते हैं, जबकि 2 निचले कक्षों को दायां एवं बायां निलय या वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है किसके द्वारा? किसमें? तो इसका उत्तर है हृदय में। हृदय में ऐसी कोशिकाएं होती है जो विद्युतीय तरंग उत्पन्न करती है। इन्हें पेसमेकर कोशिकाएं कहते हैं। हृदय स्पंदन इन्हीं विद्युतीय तरंगों द्वारा निष्पादित होता है। अब अगला प्रश्न है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है? तो इसका उत्तर है हृदय के बराबर। चिकित्सा विज्ञान में हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी कहते हैं। सामान्यतः नाड़ी स्पंदन की दर हृदय के धड़कन के दर के बराबर होती है। अब अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है कितना? तो इसका उत्तर है 5 से 6 लीटर। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। अतः एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भाग का लगभग 1/13 भाग होता है। अब अगला प्रश्न है, एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है लगभग? तो यह स्टार मार्क्स है, क्योंकि आप लोगों को पिछले प्रश्न में इसका उत्तर बता दिया गया है, इसलिए इसमें व्याख्या नहीं दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, रक्त होता है? तो इसका उत्तर है एक संयोजी ऊतक। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन क्या है? तो इसका उत्तर है मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि मानव रक्त में पाया जाता है तथा इसके रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ी रहती है। रुधिर का लाल रंग हीम के कारण ही होता है। हीम की विलय के केंद्रीय भाग लौह का होता है। एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसतन मात्रा 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होती है तथा यह शरीर में गैसों के परिवहन का कार्य करता है। अब अगला प्रश्न है, रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहला है, इसमें
ल होता है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो यह बिल्कुल गलत है। अब अगला है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर सी होगा। कुल रुधिर का लगभग 55% भाग प्लाज्मा तथा शेष 45% भाग रुधिराणु होता है। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं। पहला लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा श्वेत रुधिराणु तथा तीसरा प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में लगभग 91% जल तथा शेष 9% भाग में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। लाल रुधिराणु कुल रुधिर का लगभग 40% भाग होता है। यह रुधिर का कोशिकीय भाग है। रुधिराणु की लगभग 90% लाल रक्त कणिकाएं होती है। ये केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाए जाते हैं। लाल रुधिराणुओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हीम नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य श्वेत रक्त कणिकाएं करती है, जिन्हें वीर सिपाही की संज्ञा से नवाजा गया है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह भी पुनः वही प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर डी अर्थात वही 1, 2 और 4 होगा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न है, किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो इसका उत्तर है केचुआ में। केचुआ अर्थात अर्थवॉर्म एक एनिलिड प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, जबकि अन्य कशेरुकियों में यह प्रोटीन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। केचुआ में रुधिराणु रंगहीन तथा केंद्रयुक्त होते हैं और इस जंतु में परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। अब अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता? तो इसका उत्तर हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त में लाल रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रुधिर कणिकाओं के कारण होता है। अब अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है कैसा? रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल उनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के ऑक्सीजन से युक्त होने के कारण होता है। लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, जो कि सिर्फ कशेरुकियों के रुधिर में होते हैं। मनुष्य में ये केंद्रक विहीन तथा इनकी औसतन संख्या पुरुषों में 54 लाख तथा स्त्रियों में 48 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर रक्त होती है। शरीर में ये गैसों के परिवहन का कार्य करती है। अब अगला प्रश्न है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो इसका उत्तर है सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है? तो इसका सही उत्तर है 120/80। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्त दाब की 2 अवस्थाएं होती है। पहले को प्रकुंचन दाब तथा दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 मिलीलीटर Hg तथा प्रसारण दाब 80 मिलीलीटर Hg होता है। रक्तचाप को डॉक्टर स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापता है। अब अगला प्रश्न है,
स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है कितना? तो इसका उत्तर है 120 मिलीमीटर व 80 मिलीमीटर। अब अगला प्रश्न है, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर है सिफगमो मैनोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर है सिफगमो मैनोमीटर। अब अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है अर्थात मीटर Hg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है मरकरी अर्थात पारा से। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप मापता है तो वह वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इसमें Hg से तात्पर्य रासायनिक तत्व मरकरी अर्थात पारे से है। अब अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होगा? तो बढ़ जाता है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ मानव में रक्तदाब बढ़ जाता है। सामान्य रक्तदाब 120/80 होता है, किंतु इससे अधिक होने पर उच्च रक्तदाब जबकि 120/80 से कम होने पर निम्न रक्तदाब हो जाता है। रक्तदाब को सिफगमो मैनोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। अब अगला प्रश्न है, नीचे 4 व्यक्तियों के रक्तदाब का मान दिया गया है। निम्न में से किसका रक्तदाब सामान्य है? तो इसका सही उत्तर है श्री वाई का अर्थात डी नंबर ऑप्शन। श्री वाई का रक्तदाब सामान्य है क्योंकि एक स्वस्थ वयस्क मानव का रक्तदाब लगभग 120/80 होता है, जिसमें प्रकुंचन दाब 120 मिलीमीटर Hg है, जबकि प्रसारण या अनुशीतलन दाब 80 मिलीमीटर Hg है। श्रीमती का रक्तचाप सामान्य से कम है, जबकि श्री X और श्रीमती Y के रक्तचाप सामान्य से अधिक हैं। अब अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है तो वायुमंडलीय दाब से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्न रक्त वर्ग सर्वदाता होता है? तो इसका उत्तर है ओ। रक्त वर्ग ओ सर्वाधिक दाता होता है अर्थात यूनिवर्सल डोनर अर्थात सबको देने वाला, क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन नहीं होता है, अतः इसका रुधिर सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर इस वर्ग के प्लाज्मा में दोनों प्रतिरक्षियों की उपस्थिति के कारण किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्ति का रुधिर इस वर्ग के व्यक्ति को नहीं चढ़ा सकते हैं। रक्त वर्ग AB सर्वग्राही होता है। अब अगला प्रश्न है, मानव रक्त दान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता अर्थात यूनिवर्सल डोनर होता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ओ समूह का। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह की व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है? तो इसका उत्तर है ओ। अगला प्रश्न है, वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका वर्ग खाली स्थान हो? क्या हो? तो कोई भी वर्ग का वह रक्त ले सकता है। AB रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त आदाता कहा जाता है, क्योंकि तो इसका उत्तर है B अर्थात उसके रक्त में प्रतिपिंड अर्थात एंटीबॉडी का अभाव होता है। अब अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह A है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं।
उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है, जिनके रक्त समूह इस प्रकार पाए जाते हैं। तो आपको बतलाना है कि इनमें से कौन जो है उस व्यक्ति को अपना रक्त दे सकता है। तो इसका उत्तर है डी, अर्थात 1, 3 और 4 वाले रक्त समूह। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है वह रक्त समूह ए या रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। इसी प्रकार ए रक्त समूह वाला व्यक्ति रक्त समूह ए या रक्त समूह ओ के व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकता है। अब अगला प्रश्न है, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्न में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? तो इसका उत्तर है O-। 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूहों ए, बी, ए बी तथा ओ की खोज की थी। बाद में रिसर्च बंदर में एक अलग फैक्टर ढूंढा गया जिसे RH फैक्टर नाम दिया गया। जहां रक्त समूह ए में एंटीजन ए पाया जाता है वहीं रक्त समूह बी में बी एंटीजन उपस्थित रहता है, जबकि ए बी समूह में ए और बी एंटीजन दोनों तथा ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। किसी खास रक्त समूह के रक्त को जब विपरीत रक्त समूह से मिलाया जाता है तो रक्त थक्के के रूप में जमने लगता है, जिसे रक्त स्कंदन कहते हैं। चूँकि O- समूह के रक्त में न तो कोई एंटीजन उपस्थित रहता है और न ही RH फैक्टर, अतः इस रक्त समूह का रक्त किसी व्यक्ति को देने पर कोई स्कंदन नहीं होगा। अब अगला प्रश्न है, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आधान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? तो इसका उत्तर है ORH-। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए संभव नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ORH-। अब अगला प्रश्न भी, रक्त समूह की खोज की किसने? तो इसका उत्तर है कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला प्रश्न है, RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के? तो इसका उत्तर है C, बंदर से। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।